नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोग की वेबसाइट का किया शुभारंभ। वनों में लुप्त होते जल संसाधनों को फिर से जीवित करेगा वन विभाग, लागू की हिमफेस्ट परियोजना। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा सरकार पर लगाया आरोप, कहा बड़े व्यापारियों की मिलीभगत के चलते सेब बागवानों को उठाना पड़ रहा आर्थिक नुकसान। हिमाचल में 5 महीने के लंबे अंतराल के बाद खुले कॉलेज, कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से किया गया पालन। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आयोग की वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वेबसाइट का उद्देश्य राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकार के बारे में जागरूकता लाना है। उन्होंने कहा कि आयोग ने खाद्य एवं पोषण नीति का प्रारूप भी तैयार किया है, जिसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ताकि सभी हितधारकों को जागरूक करने के साथ साथ उनसे प्रतिक्रिया भी ली जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में बच्चों और महिलाओं में कुपोषण और अनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोग की वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वेबसाइट का उद्देश्य राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकार के बारे में जागरूकता लाना है। उन्होंने कहा कि एकीकृत और व्यापक खाद्य नीति प्रदेश को स्वास्थ्य हिमाचल के पथ पर आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि एकीकृत और व्यापक खाद्य नीति प्रदेश को स्वस्थ हिमाचल के पथ पर आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड डे मील, एकीकृत बाल विकास सेवाएं और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को पोषण युक्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए फोर्टिफाइड गेहूं और चावल प्रदान कर रही है। वहीं राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें आयोग की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया। उन्होंने मुख्यमंत्री को वेबसाइट की विशेषताओं के बारे में भी जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में अपनी 218 शाखाओं और 30 विस्तार केंद्रों के माध्यम से 16 लाख उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण व विश्वसनीय बैंक सेवाएं प्रदान करा है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की रोहडू शाखा के नए परिसर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी बैंक ने प्रदेश में 19,000 करोड़ का कारोबार करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि बैंक ने कृषि गतिविधियों में शामिल प्रदेशवासियों की 1448 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। कोरोना महामारी के समय में बैंक ने अपनी एमरमेंट क्रेडिट लाइन स्कीम के माध्यम से उपभोक्ताओं को बैंक सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की रोहडू शाखा के नए परिसर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए कहा कि बैंक की रोहडू शाखा 1050 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 28.31 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान करने में सफल रही है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत इस शाखा ने लाभार्थियों को 1.10 करोड़ रुपए प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक अपने 100 से अधिक एटीएम के माध्यम से उपभोक्ताओं को आधुनिक बैंक सेवाएं प्रदान कर रहा है। उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए बैंक उपभोक्ताओं को यूपीआई सक्षम डिजिटल सेवाएं, गूगल पे, फोन पे, IMPM, PFMS, RTGS, NIFT और मोबाइल बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान कर रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशीराम बालनाटा ने बैंक के नए परिसर का लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बैंक की विभिन्न गतिविधियों से अवगत करवाया। रोहडू का ये बैंक 8 सितंबर 1964 से अपना व्यवसाय
आरंभ कर चुका है। स्वाभाविक रूप से इतने पुराने समय से ये बैंक चल करके एक लंबे सफर के बाद एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा है कि यह शाखा रोहड़ू, छुआरा, जुब्बल विकास खंडों में कार्यरत बैंकों के लगभग 12 शाखाओं की नोडल ब्रांच है। और स्वाभाविक रूप से यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि यहाँ पर ग्राहकों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ी है और पिछले कुछ अर्से कुछ सालों में और भी ज्यादा इसमें बढ़ी है। 32,990 टोटल जो है यहाँ पर ग्राहक इसमें जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में हमारा ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एक बहुत सम्मानजनक स्थान है और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि यह बैंक आगे बढ़ते एक बहुत अच्छी स्थिति में आज की तारीख में पहुंचा है, जहां बैंक की आज 218 जो है लगभग हमारी शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं और एक्सटेंशन काउंटर की अगर हम बात करें तो वो भी एक अच्छी संख्या में है। 23 के लगभग हमारे एक्सटेंशन काउंटर हैं। ये बैंक जो है अपना व्यवसाय का 19,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। राज्य का बैंक राज्य के लिए, राज्य के लोगों के लिए समर्पित है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने शिमला के पीटर हॉफ में वन विभाग के माध्यम से गिज पोषित हिम वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवा परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश ने अभूतपूर्व सर्वांगीण विकास किया है और उन्हें यह सूचित करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास और गरीबों के उत्थान में असाधारण प्रगति हासिल की है। वन मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हमारा राज्य पर्यावरण और वनों की सुरक्षा के लिए प्रासंगिक नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में अग्रणी रहा है, जो जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करती है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने शिमला के पीटर हॉफ में वन विभाग के माध्यम से गीज पोषित हिम वन पारिस्थितिक तंत्र सेवा परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश वन विभाग 2030 तक कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30% वन आवरण लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बूटी बेटी के नाम, वन समृद्ध जन समृद्धि, सामुदायिक वन संवर्धन योजना और विद्यार्थी मित्र योजना जैसी कई योजनाओं को लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परियोजना पश्चिमी हिमालयी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लागू होगी। परियोजना की लागत 3.85 मिलियन यूरो होगी, जो लगभग 33 करोड़ रुपए के बराबर है। हिमाचल प्रदेश में यह परियोजना कांगड़ा, चंबा और मंडी जिले की चयनित पंचायतों में लागू की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान राकेश पठानिया ने हिमाचल प्रदेश वन विभाग की नई वेबसाइट भी लॉन्च की, जिसे गीज के सहयोग से नया रूप दिया जाएगा। जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमने इस प्रोजेक्ट का सफलतापूर्ण आज लॉन्च किया है और 3 पंचायतें हमने, एक ज़िला कांगड़ा से, एक चंबा से और एक करसोग से हमने जो उनको आज अडॉप्ट किया है और इसके ऊपर लगभग कोई 4 करोड़ के करीब पर एक पंचायत में 3 साल में जो है उसका एक प्रोग्राम पूरा बना के इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इस प्रोग्राम को इस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट रिलीज़ के हिसाब से कि हम इसका पूरा उपयोग जो है वो गाँव वासियों को पहुंचा सके, उनके छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के लाइवलीहुड को कैसे इसमें से निकाला जा सके, उन लोगों को इस जंगल के माध्यम से रोजी रोटी के ऊपर कैसे नए विषयों पे समझाया जाए। इस सब बातों को लेकर इस प्रोजेक्ट में खास करके पानी पे बहुत ज़्यादा काम इसमें करने को है। ग्राउंड वाटर के टैपिंग के लिए हमारी पुरानी जो मरी हुई, जो बिल्कुल सूख गई हैं, जो हमारी छोटे छोटे हमारे झरने हैं, हमारी छोटी छोटी खड्डे हैं, इन सब को रिवाइव करके उनको एक बार फिर जल स्रोत को लेवल जो है ऊंचा उठाने के लिए इस पर काम किया जाएगा। बहुत से काम है इसमें करने वाले। आज तो लॉन्च है, आने वाले समय में आपसे बात करते रहेंगे। 5 महीने के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की डिग्री कॉलेजों में रौनक लौट आई है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक 1 सितंबर से प्रदेश भर के डिग्री कॉलेज खुल गए हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक कॉलेज में प्रवेश से पहले सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। बिना मास्क के छात्रों को कैंपस में प्रवेश की अनुमति नहीं है। वहीं कॉलेज पहुंचे छात्र छात्राओं ने कहा कि लंबे समय से चल रही ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान कुछ एक परेशानी पेश आ रही थी। अब कॉलेज खुलने और ऑफलाइन कक्षाओं के शुरू होने से पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं के समाधान में आसानी होगी।
हिमाचल प्रदेश में 5 महीने के लंबे अंतराल के बाद प्रदेश के सभी कॉलेज खुल गए हैं। कॉलेज खुलने से एक बार फिर महाविद्यालयों में रौनक लौट आई है। इस बीच नियमों का पालन किया जा रहा है। हालांकि अभी भी कॉलेजों में 100% ऑक्यूपेंसी के साथ कक्षाएं नहीं लगेगी और न ही बिना मास्क के किसी को कॉलेज में एंट्री दी जाएगी। राजधानी शिमला के डिग्री कॉलेजों में भी दिन भर छात्र छात्राओं की रौनक लगी रही। कॉलेज के प्रवेश द्वार पर ही विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई थी। वहीं कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं का कहना है कि लंबे समय से ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब कक्षाओं में एक बार फिर ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। इससे विद्यार्थियों को बड़ा फायदा मिलेगा। छात्राओं का कहना है कि ऑनलाइन कक्षा में नेटवर्क की समस्या के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। अब वे अपनी शंकाओं को कक्षा में अध्यापकों से प्रत्यक्ष रूप से बात कर सुलझा सकेंगे। जो अब पूरे पेंडेमिक के बाद, इस बड़े पेंडेमिक के बाद जो कॉलेज हमारे खुले हैं, तो इससे बहुत छात्र बहुत प्रसन्न है, खुश है कि क्योंकि कॉलेज खुल रहे हैं। 2 साल बाद, बहुत टाइम बाद कॉलेज खुल रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो होती थी वो बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती थी, क्योंकि ट्राइबल एरियाज़ में जो रहते थे और जो बैकवर्ड एरियाज़ के जो स्टूडेंट हैं उनके पास फ़ोन्स वगैरह या नेटवर्क वगैरह ने प्रॉब्लम आती थी। तो इस वजह से पढ़ाई भी पीछे रह रही है। इसी तो जो गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि आज से ये कॉलेज लगातार खुलेंगे, ये बहुत अच्छा है, हम इसका स्वागत करते हैं। आज मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों में काफ़ी उत्साह है, बच्चे कॉलेज आ रहे हैं और हमारे कॉलेज में पहले भी SOP का बहुत ख्याल रखा गया। अभी भी हमने मतलब सारे जो स्टाफ हैं उनको हमने डिप्यूट किया हुआ है। सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का हमने यहाँ पर कमिटीज़ बना रखी हैं और उसके तहत वो काम कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं वो बच्चों को क्लासरूम्स में भेज रहे हैं और जो क्लासेस हैं, हमारी क्लासरूम में काफ़ी बड़े बड़े हैं। अगर हमारी 80 की कैपेसिटी है तो हमने 40 स्टूडेंट्स को बुलाया है, हमने सेक्शन में डिवाइड किया है। तो उस हिसाब से हमने काफ़ी इसका SOP का मतलब ख्याल रखा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली कॉलेज खुल गए हैं। घर में भी बहुत बोर हो जाते थे एंड फ्रेंड्स न्यू फ्रेंड्स बनेंगे एंड एक्साइटेड है कि न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे, सब्जेक्ट लगेंगे। मेरा नाम है और मैंने बहुत ज़्यादा कॉलेज को मिस किया। मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि कब कॉलेज खुले और हम नई फ्रेंड से मिले, नई टीचर से मिले, पढ़ाई करे, स्टडी करे, सब कुछ न्यू था। बट बहुत इंटरेस्ट है, कॉलेज खुले है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारी पढ़ाई कंटिन्यू होगी। मैं सबसे पहले तो जयराम सरकार ने, हिमाचल सरकार ने जो एक फैसला लिया है आज से कॉलेज खोलने का, काफ़ी एक अच्छा फैसला है। मैं और पूरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका स्वागत करती है। काफ़ी टाइम बाद कॉलेज खुला है, अच्छा लग रहा है। कॉलेज खुल के दोस्तों को भी बहुत मिस किया है। वैसे टॉपिक के बारे में बात करें, जो टीचर पढ़ा रही है वो समझ आ रहा है थोड़ा बहुत, पर ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जो टीचर से मिलके ही डिस्कस हो सकते हैं, तो वो टीचर से मिलके ही डिस्कस वगैरह हो सकते हैं। बाकी सब कॉलेज तो अच्छा है कि खुला है, कि घर में बैठे बैठे भी कई बार बोर हो जाते हैं, कॉलेज को भी मिस करते हैं हम कि कब जैसे कॉलेज खुलेगा, कब हम अपने दोस्तों वगैरह से मिलेंगे, खासकर तो टीचर्स को हम कब मिलेंगे, जो टॉपिक समझ नहीं आया है हम टीचर से कब डिस्कस वगैरह करेंगे। वहीं प्रदेश के सबसे पुराने डिग्री कॉलेज धर्मशाला में न केवल स्थानीय बल्कि सूबे के बाकी हिस्सों यहां तक कि बाहरी राज्यों के छात्र छात्राएं भी शिक्षा हासिल करने के लिए आते हैं। वहीं काफी संख्या में छात्र छात्राएं सोमवार को कॉलेज पहुंचे। यूं तो अभी भी तीसरी लहर के मद्देनजर स्कूल कॉलेजों को पूरी तरह से खोलने में सरकार गुरेज कर रही है। फिर भी हिमाचल में कोविड की धीमी रफ्तार और कम होते मामलों को देखते हुए सरकार ने फिर से स्कूल कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया है। मगर सरकार ने तमाम कॉलेज प्रबंधन के पदाधिकारियों को कोविड प्रोटोकॉल का कॉलेजों में सख्ती से पालन करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। धर्मशाला डिग्री कॉलेज प्रबंधन की माने तो उनकी ओर से कॉलेज में अनुशासन समिति का गठन किया गया है, जो छात्रों से प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाएगी, ताकि भविष्य में पूरी तरह से शैक्षणिक संस्थानों को खोला जा सके। अच्छा लग रहा है कि ये बच्चे आज कॉलेज में इन्होंने पदार्पण किया है और चहल पहल बढ़ गई है और अच्छा लग रहा है। बच्चे अपने भी क्लासों में जा रहे हैं और आज हमारे प्रोफेसर साहिबान भी यहाँ पे सारे हैं और अपने अपने इनका टाइम टेबल चूँकि बना दिया गया है और वितरित कर दिया गया है। इसको सूचना पट पर भी लगा दिया गया है, नोटिस बोर्ड पे भी इंटीमेशन कर दी गई है इनको और बच्चे अपनी क्लासों में जा रहे हैं। बिल्कुल गाइडलाइन हमें ऊपर से जो मिली है, हमें जो लेटर आए हैं ऊपर से, जो SOP के तहत हम कर रहे हैं। 50% जो है बच्चों का जो है इसमें हम बुला रहे हैं उनको। 50% के से इनकी सेक्शनें बना दी गई हैं और 50% बच्चों को हम पढ़ाने जा रहे हैं। बढ़िया, एक अच्छा स्टेप है कि अब ऑफलाइन स्टडीज़ होंगी तो कुछ ज़्यादा समझने को मिलेगा, कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा
और जो ऑनलाइन से बेटर है। वैसे उसमें मेन तो ये होता है नेटवर्क प्रॉब्लम छोड़ जाता है, मेन नेटवर्क का होता है। नेटवर्क छोड़ जाए तो फिर आपका कॉन्सेप्ट छूट जाता है बीच में और फिर काफ़ी दिक्कत आती है पीछे से कैच करने के लिए। टीचर से तो आप पूछ सकते हो पर फिर वो भी दिक्कत वाला काम रहता है कि बीच में ब्रेक हो जाए तो फिर वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है एक तरफ से। वहीं चंबा जिला मुख्यालय के राजकीय महाविद्यालय में भी छात्रों की रौनक देखने को मिली। आज सुबह ही छात्र कॉलेज में पहुंचकर काफी उत्साहित दिखे। यहां पर कॉलेज प्रशासन द्वारा कोविड के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश करवाया जा रहा है। जहां एक तरफ कॉलेज प्रशासन द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से छात्रों को कोविड के नियमों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, वहीं सीनियर छात्र भी महाविद्यालय में प्रवेश करने वाले छात्रों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की सलाह दे रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों स्वरूप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार महाविद्यालयों में फिर से रौनक लौट आई है। आज से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, जिसके लिए राजकीय महाविद्यालय चंबा द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सरकार द्वारा जारी SOPs जो हैं, जो दिशा निर्देश हैं, कोविड नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। आज हमारे बहुत दिनों के बाद कॉलेज खुले तो आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत दिनों से हम घर में ही थे, तो आज काफ़ी दिनों के बाद कॉलेज आए तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ गए। आज काफ़ी दिनों बाद हमारे कॉलेज खुल रहे हैं तो आप सभी को शुभकामनाएं। और दूसरा क्या है कि हम आज गेट पर खड़े हैं और सभी जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन सभी का वेलकम कर रहे हैं और साथ में उनको बता रहे हैं कि मास्क डाल के आएँ और जो सोशल डिस्टेंस का है वो पालन करें। और साथ में क्या है कि बार बार जो अपने हाथों को जो है वो सैनिटाइज करते रहें। वहीं बिलासपुर डिग्री कॉलेज में भी 50% छात्रों की क्षमता के साथ कॉलेज में छात्र छात्राएं पहुंचे। वहीं कॉलेज खुलने की जानकारी मिलते ही सुबह 9 बजे से छात्र कॉलेज के गेट पर खड़े दिखाई दिए। आपको बता दें कि पहले 2 दिन फर्स्ट ईयर, अगले 2 दिन सेकेंड ईयर व लास्ट 2 दिन थर्ड ईयर के छात्रों की क्लास लगाई जाएगी, जिसकी जानकारी उनके मोबाइल पर मिलेगी। वहीं कॉलेज प्रबंधन द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हैंड सैनिटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग की भी पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं बिना मास्क के कॉलेज परिसर में किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं कॉलेज पहुंची छात्राओं का कहना है कि घर पर रहकर उनकी पढ़ाई पर काफी असर पड़ रहा था, जिससे उनका सिलेबस भी काफी पिछड़ता जा रहा था। वहीं आज कॉलेज खुलने से वह काफी खुश हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि अगर इसी तरह कॉलेज खुले रहेंगे तो उनके सिलेबस समय पर पूरा हो जाएगा। बता दें कि कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करते हुए सभी कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी गई है। सभी कॉलेज में प्रिंसिपल की ओर से व्यवस्थाएं तय की गई है। कॉलेज में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए विद्यार्थियों को ऑड इवन आधार पर कॉलेज बुलाया जा रहा है। कॉलेज आके अच्छा लग रहा है। घर में तो बहुत बोर हो चुके थे, कॉलेज आके रिलीफ मिल रहा है कि अब हमारी क्लासेस लगेंगी, ढंग से हम पढ़ेंगे। घर में तो जस्ट कुछ भी मन नहीं करता था कि हम पढ़ें। घर में हमारा शेड्यूल था वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुका था और भगवान करे कोरोना वापस फिर से कभी ना आए और ना किसी को हो। हम बहुत खुश हैं कि हम कॉलेज आए हैं। भगवान करे ये कॉलेज हमेशा के लिए खुल जाए। कॉलेज आके बहुत अच्छा लग रहा है। अब स्टडीज़ हमारी कंटिन्यू हो जाएंगी बिकॉज घर में सारे शेड्यूल ख़राब हो चुके थे और अब मतलब प्रिपरेशन के लिए भी अच्छा माहौल बन जाएगा और कॉलेज खुल गए, बहुत अच्छी न्यूज़ है। प्रदेश में सेब की गिरती कीमतों के बीच बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने बागवानों को सलाह दी है कि बागवान अपनी सेब की फसल पिकअप में भरकर ले जाएं और बाहर खुले में बेचें। ऐसा करने से बागवानों की पेटियां, ट्रे, ग्रेडिंग और पैकिंग का खर्चा कम हो जाएगा। अगर बागवान ऐसा करते हैं तो इससे बागवानों के कई खर्चे कम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि बागवान खुला सेब बेचते हैं तो इससे उनका फायदा होगा। वहीं मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि सेब की आर्थिकी पर बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है और 10 दिन से सेब के दाम काफ़ी गिर गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में बागवानी मंत्री बागवानों की मदद करने के बजाय अजीबों गरीबों बयान देकर बागवानों के साथ मजाक कर रहे हैं। धीरे गाड़ी में डालो और खुले में मार्केट में बेचो। उससे क्या है कि जो पेटी का आपका खर्चा है वो खत्म हो जाएगा, ट्रे का खर्चा खत्म हो जाएगा, आपका ग्रेडिंग का खर्चा खत्म हो जाएगा, आपका पैकिंग का खर्चा खत्म हो जाएगा। 4 खर्चे कम हो जाएंगे। जो सेब है एज इट इज सेब से लेकर के ये जो यहाँ सेब खरीदते भी हैं, बतानी खरीदते भी हैं, ये भी आगे जा करके फिर उन पेटियों को दोबारा से खोलते हैं, दोबारा से उनको पैक करते हैं। तो जो हमारा ओवर एक ऐसा सेब जो है जो 25 से 28 किलो चले जाता है 18 से 20 बड़ी पेटी में, वो भी उसका फायदा भी हमारे बागवान मित्रों को होगा।
हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के लाहौल स्पीति के पांगी में होने वाले पंचायत चुनाव 2 चरणों में होंगे। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कंडे ने बताया कि जून 2020 में मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को देश के 5 राज्यों के चुनाव को लेकर दोषी करार दिया था और यह फैसला लिया था कि जब भी चुनाव होंगे तो उससे पहले चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब लाहौल स्पीति के पांगी में पंचायत के चुनाव को लेकर स्वीकृति मिली है। स्वीकृति मिलने के बाद प्रदेश चुनाव आयोग द्वारा चुनावी तिथियां की घोषणा भी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए तैयार है। लाहौल स्पीति पांगी में जो है पंचायत के चुनाव जून माह में होने थे। आपके मद्रास हाई कोर्ट के जो चलते, आपको याद होगा मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था जब आपके 5 स्टेट्स में राज्यों में चुनाव हो रहे थे असेंबली के, हाई कोर्ट ने बड़ा कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा था क्यों ना चुनाव आयोग को जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। उसके चक्कर में जो है इलेक्शन कमीशन ने सभी स्टेट्स को पत्र लिखा था कि कोई भी भविष्य में कोई चुनाव हो उसके परमिशन लेना पड़ेगा। इस चक्कर में हमारे स्टेट का लाहौल स्पीति का चुनाव लेट हुआ। अभी हमें परमिशन मिला है, उसका तारीखें आ चुका है, दो डेट्स दे दिए गए हैं। उसमें हमारी पूरी तैयारी लाहौल स्पीति में पांगी के अंदर जो है पूरी चुनाव की तैयारी है। उसमें वोटलिस्ट बन चुके हैं और 2 चरणों में चुनाव होना है। और निश्चित तौर पर चुनाव जनजातीय इलाके में आज तक भी बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण जो है वातावरण हुआ है, अच्छे वातावरण होता है, उसमें कोई समस्या आने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह एवं राष्ट्रीय पोषण माह के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने में सभी अपना भरपूर सहयोग प्रदान करें ताकि इसका लाभ गर्भवती महिलाओं के साथ साथ छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए मिल सके। ये विचार उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बचत भवन में प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह एवं राष्ट्रीय पोषण माह के शुभारंभ करने के बाद अपने संबोधन में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यह दोनों योजनाएं एक दूसरे की पूरक है जो महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं कुपोषण को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हमें मिलकर प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए उचित पोषण अहम है। तो पोषण माह स्टार्ट हो रहा है, ये 4था साल है पोषण माह का। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत राजस्थान से करी थी और उसी सीरीज़ में जो है अब इसका 4था साल है। और अभी ये जो है इसको इस माह को पोषण माह मनाएंगे। इसमें बहुत सारी गतिविधियाँ जो है विभिन्न विभागों द्वारा प्लान की गई हैं। इसके अतिरिक्त जो है हमारा ये प्रधानमंत्री मातृ शक्ति योजना के तहत जो है ये सप्ताह मनाया जाएगा। तो उसमें भी जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान करी गई हैं। इसमें हमारा जो ICDS विभाग है उन्होंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ प्लान करी हैं। इसके अलावा हमारा जो एजुकेशन विभाग है उन्होंने भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ प्लान करी हैं। तो इसमें मैं ये सभी से लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारा पोषण सप्ताह, पोषण माह और जो ये सप्ताह मनाने जा रहे हैं इसको बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें और इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ लें। जब से ये माननीय प्रधानमंत्री जी का फ्लैगशिप कार्यक्रम बना है उस दौरान से ये 4था माह हम मना रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने ये कोशिश करनी है, इस बारी का जो थीम है कि हम अपने भोजन में जो हमारे लोकल खाद्य पदार्थ हैं उसका हम पूर्ण रूप से प्रयोग करें और साथ ही साथ हमारा ये प्रयास है कि हर आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से हर लाभार्थी तक हम ये सूचना पहुँचाएँ। साथ ही साथ हमारा कैसा खान पीन होना चाहिए और हमने इस दौरान हमारी जो खासकर किशोरियां हैं, जो हमारी 11 से लेकर 16 साल तक के किशोरी वर्ग रहता है और गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं, उन पे परिवार का हमारे से विशेष आग्रह रहेगा कि वो उनका विशेष ध्यान रखें। क्योंकि होता क्या है कि हम परिवार के कार्यों में उलझते हुए हम ये देखते हैं कि भाई और कामों में व्यस्त हो जाते हैं, जिससे हमारी ये जो गर्भवती उस परिवार की है वो निगलेक्टेड हो जाती हैं। इसीलिए आज हमने जिलाधीश महोदय के माध्यम से गोद भराई का भी यहाँ पे कार्यक्रम रखा है और जिसमें हमने एक हमारे जो जिलाधीश कार्यालय में ही कार्यरत महिला हैं उनका भी गर्भावस्था में है वो उनकी भी गोद भराई कराई ताकि एक विशेष महत्व समझे कि ये हमारे लिए एक विशेष, हमारे घर में एक विशेष पर्सन है और इसकी हमने सबसे ज़्यादा केयर करनी है। और इसके साथ ही साथ हमारा जो प्रधानमंत्री मातृत्व सप्ताह का भी हमने मनाना है। इसके अंतर्गत भी जो हमारे लाभार्थी हैं उन तक ये संदेश पहुंचाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत करवाएं ताकि जो हमारी ये सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उनका वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। हमीरपुर जिला के 50वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर हमीरपुर गांधी चौक पर
बैंड डिस्प्ले का आयोजन किया गया। हर वर्ष स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर हमीर उत्सव का आयोजन किया जाता था, लेकिन कोविड-19 के चलते फिलहाल बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा रहा है। बहरहाल जिले के लोगों के साथ खुशी साझा करने के लिए जिला प्रशासन ने इस बैंड डिस्प्ले का आयोजन किया है, जिसे लोगों ने खूब सराहा। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने लोगों को बधाई दी और कहा कि जिला की स्थापना के बाद ठाकुर जगदेव चंद ने इसकी विकास की नींव रखी थी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सभी के प्रयासों से आज हमीरपुर जिला प्रदेश के सबसे अग्रणी जिलों में से एक है और शिक्षा के क्षेत्र में जिले ने एक अलग पहचान बना ली है। जिला हमीरपुर के 50वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर हमीरपुर के गांधी चौक पर होमगार्ड के बैंड दस्ते ने शानदार बैंड डिस्प्ले किया। इस दौरान होमगार्ड के जवानों ने मधुर धुनों से लोगों का मनोरंजन किया। स्थानीय निवासियों, व्यवसायियों और आम राहगीरों ने होमगार्ड के बैंड दस्ते की हिंदी और पहाड़ी धुनों की स्वर लहरियों का खूब आनंद लिया। इस मौके पर हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त देवश्वेता बनिक, एसपी डॉक्टर आकृति शर्मा और अन्य गणमान्य अधिकारी उपस्थित रहे। जिलावासियों को शुभकामनाएं देते हुए स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि 49 वर्षों के सफर के दौरान जिला हमीरपुर ने कई सराहनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके लिए भी जिलावासी बधाई के पात्र हैं। हमारा हमीरपुर जिला स्वर्ण जयंती की योग में प्रवेश किया है। लगभग 49 साल पहले हमीरपुर जिले का अलग अस्तित्व के तौर पर बना था और 50 वर्ष पहले और आज के हमीरपुर में बहुत ज़्यादा अंतर है। मैं जितने भी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ रूलिंग पार्टी में आई, सभी नेताओं का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा और सबको बधाई भी देना चाहूँगा। और इस शुभ अवसर पर तो सभी हमीरपुर जिला के निवासियों को, खासकर हमीरपुर विधानसभा के लोगों को बधाई भी देना चाहूँगा, शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने कहा कि आज के दिन प्रदेश के 3 जिलाओं का गठन किया गया था और हमीरपुर जिले ने अपने गठन के बाद कई बुलंदियों को छुआ है, जिसके लिए हमीरपुर की जनता बधाई की पात्र है। वहीं उन्होंने कहा कि गत 2 वर्षों से कोविड के चलते हमीर उत्सव नहीं मनाया गया है और जैसे हालात सुधरेंगे वैसे ही जिला में होने वाले उत्सवों को पुनः शुरू किया जाएगा। आज का दिन बहुत हमारे लिए शुभ है और बहुत ही अहम एक दिन है, क्योंकि आज हम ज़िला के फाउंडिंग डे के 50वें वर्ष में एंटर कर रहे हैं और 1972 में पहली बार जो है 3 ज़िले हिमाचल प्रदेश में बनाए गए थे नए, और हमीरपुर, ऊना और सोलन जो है आज के दिन स्थापित किए गए थे। और ऊना और हमीरपुर के लिए 50वें वर्ष का आज जो है पहला दिन है और इसके लिए मैं सभी ज़िला वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। ये हमारे ज़िला के सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा और खुशी का दिन है और आज हम अपने तरह से एक जो है ज़िला के इन 50 वर्षों को एक आज के दिन को मार्क करने के लिए एक छोटा सा बैंड का जो डिस्प्ले आयोजन जो है वो गांधी चौक में करने जा रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि सभी अपने अपने तरह से जो जिस भी फील्ड में है, जो जिस भी कार्य में जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमीरपुर का नाम हम बहुत रोशन कर रहे हैं, सभी लोग हमीरपुर के ज़िलावासी, और आगे भी जो है कामयाबी की ऊंचाइयां छूएं। हम आशा करेंगे कि हमारी कोविड के केसेस जो हैं जल्द से जल्द घटते रहें और वैक्सीनेशन का लाभ जो है हम सब उठा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जल्द ही होपफुली जो चीज़ें हैं पूरी तरह से जैसे ही नॉर्मलसी पे आएंगी, हम डेफिनेटली जो हमारे ट्रेडिशनल उत्सव हैं, मेले हैं, उनको दोबारा जो है ऑर्गेनाइज करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। वहीं प्रदेश बार काउंसिलिंग के मेंबर व समाज सेवी एडवोकेट रोहित शर्मा ने जिला वासियों को बधाई देते हुए कहा कि जिला ने गठन के बाद प्रदेश की राजनीति में अलग पहचान बनाई है और कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा, दोनों ही दलों के नेताओं ने जिला के विकास में अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि जिला ने शिक्षा के क्षेत्र में देश व प्रदेश में अलग मुकाम हासिल किया है, जो कि गर्व की बात है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाली पीढ़ी हमीरपुर को और ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने में अपना योगदान देगी। आज 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर जिले का गठन हुआ था और कांगड़ा जिले से टूट के
हमीरपुर बना था। इसके लिए मैं हमीरपुर के तमाम शहरवासियों को, तमाम जिलावासियों को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि हमीरपुर का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। अगर हम इतिहास को थोड़ा खंगाल के देखें तो राजा हमीरचंद कटोच जी के नाम से इस नगरी का नाम पड़ा और उन्होंने करीब 1700 ईस्वी के तकरीबन उन्होंने यहाँ पर राज किया। उसके बाद राजा संसार चंद कटोच वो आए, उनका एक स्वर्णिम इतिहास रहा। उन्होंने एक यहाँ पे सुजानपुर टिहरा में एक महल का निर्माण कराया। इसके तहत हमारा इतिहास आगे चलता रहा। और अगर नेतृत्व की बात की जाए तो अगर हम इतिहास को और थोड़ा सा नज़दीक जाएं तो 1972 में जब जिला बना तो यहाँ से स्वर्गीय रमेश वर्मा जी यहाँ से विधायक बने। काफ़ी उनका नाम था, कदावर नेता हिमाचल के रहे। उसके बाद ठाकुर जगदेव जी, आदरणीय ठाकुर साहब का बहुत बड़ा एक रुतबा प्रदेश में कायम हुआ। उसके बाद आदरणीय प्रोफेसर कुमेर कुमार धूमल जी 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मौजूदा दौर में चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात है, कांग्रेस की बात है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आज के दौर के सबसे लोकप्रिय नेता हमीरपुर से बनकर उभरे हैं, ताकतवर नेता बनकर उभरे हैं। अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री हैं और बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज को होल्ड कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमीरपुर का नाम, चाहे नेतृत्व की बात है, चाहे इतिहास की बात है, हमारा एक गौरवशाली अतीत रहा है। हम आज भी एक प्रेजेंट में भी वर्तमान में भी बहुत अच्छे नेतृत्व को हम देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार गिरते जा रहे सेब के दामों पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों और कार्यकर्ताओं ने बिथर स्थित अडानी कोल्ड स्टोर के बाहर प्रदर्शन किया। राठौर ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो प्रदेश से अडानी का पत्ता भी साफ हो सकता है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हजारों बागवानों को दिल्ली के आढ़तियों की लूट से बचाने के लिए कांग्रेस कार्यकाल में अडानी को सस्ते दामों पर सीए स्टोर लगाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन आज अडानी प्रदेश सरकार की लगाई गई शर्तों और एग्रीमेंट के विपरीत कार्य कर रही है। राठौर ने बताया कि यदि जल्द ही बागवानों से हो रही लूट पर पाबंदी नहीं लगाई गई तो प्रदेश स्तर पर एक बड़ा आंदोलन छिड़ा जाएगा। समय से जो है सेब के दाम जो है लगातार गिर रहे हैं और आज आप देख रहे होंगे कि जो भी सेब बहुल क्षेत्र है वहाँ जो है मातम का वातावरण है, क्योंकि जिस हिसाब से दाम गिरे हैं निश्चित तौर पे इस क्षेत्र की जो आर्थिकी है वो जो है बर्बाद होने की कगार पे है। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हम किसानों और बागवानों की आवाज़ को उठाएं। मैंने और हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, हमने सबसे पहले जो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो हिमाचल के निर्माता रहे हैं उनकी प्रतिमा के सामने हमने जो है मूक प्रदर्शन किया। हमने इस सरकार को चेताने का प्रयास किया कि सरकार हस्तक्षेप करे, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी मांग थी उस पर सरकार जो है गंभीर नहीं है। किसान एवं जन कल्याण समिति मानवता की सेवा के लिए आ गई है। समिति के सदस्यों ने गरीब परिवार से संबंध रखने वाले जरूरतमंद स्कूली विद्यार्थियों को मोबाइल फ़ोन दिए हैं ताकि कोरोना काल में इन बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई बाधित न हो। समिति की ओर से धमूण पंचायत के अंतर्गत आने वाले 3 सरकारी स्कूलों के 20 विद्यार्थियों को एंड्रॉयड फ़ोन दिए गए। समिति ने उन विद्यार्थियों को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए हैं जिनके परिजन स्मार्टफोन खरीदने में सक्षम नहीं है। कोरोना से पैदा हुए संकट की इस घड़ी में जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए किसान एवं जन कल्याण समिति द्वारा शुरू की गई है पहल निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। किसान एवं जन कल्याण समिति की ओर से जरूरतमंद स्कूली विद्यार्थियों को मोबाइल फोन वितरित किए गए। समिति ने उन विद्यार्थियों को भी स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जिनके घर पर 1 से अधिक बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि कई विद्यार्थियों को एक ही स्मार्टफोन से पढ़ाई करनी पड़ रही थी। ऐसे में विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। समिति की ओर से वितरित किए गए स्मार्टफोन की मदद से अब विद्यार्थी बिना समस्या ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। किसान एवं संघर्ष समिति के सचिव मोहन सिंह ने बताया कि समिति की ओर से विद्यार्थियों की मदद की गई है। ऐसे विद्यार्थियों को चयनित किया गया जिन्हें मोबाइल न होने की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि समिति की ओर से आने वाले समय में भी विद्यार्थियों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए जाएंगे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खलग इस स्कूल के लिए 12 फोन उपलब्ध कराए। राजकीय माध्यमिक पाठशाला शिल्ली के लिए 5 सेल फोन उपलब्ध कराए तथा ग्राम पंचायत धमून में धमून स्कूल के ही नाम से प्राथमिक पाठशाला को 3 फोन वितरित किए। मैं इस कार्य के लिए अपने समिति के सभी साथियों का, सभी पदाधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने निजी उससे
इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से सहयोग किया और धन से भी किया, मन से भी किया और हर तरीके से जो है समिति ने इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए ये काम किया है, ये सराहनीय काम किया है। इसके लिए हम सभी आप इनका धन्यवाद करते हैं। बता दें कि इन दिनों हिमाचल प्रदेश में कोरोना की वजह से स्कूल बंद है। ऐसे में हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत सभी विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से भी डोनेट मोबाइल मुहिम के जरिए जरूरतमंद विद्यार्थियों को फोन बांटे जा रहे हैं, लेकिन समय समय पर कई अन्य समितियों और NGO द्वारा भी अपने स्तर पर विद्यार्थियों की मदद की जा रही है। मातृ वंदना सप्ताह के तहत हमीरपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक जागरूकता रैली निकाली, जिसे उपायुक्त हमीरपुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर महिलाओं को बेटी है अनमोल और पोषण आहार के संबंध में जागरूक किया। इस मौके पर उपायुक्त कार्यालय के बाहर सेल्फी स्टैंड भी स्थापित किया गया, जहां पर गर्भवती महिलाएं सेल्फी ले सके। उपायुक्त ने महिलाओं के साथ सेल्फी लेकर व हस्ताक्षर करके इस पॉइंट का शुभारंभ किया। उपायुक्त हमीरपुर देव श्वेता बनिक ने कहा कि रैली के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मातृ वंदना सप्ताह के तहत हमीरपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जागरूकता रैली निकाली, जिसे उपायुक्त हमीरपुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर महिलाओं को बेटी के महत्व, पोषण आहार के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान उपायुक्त हमीरपुर ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं के अलावा नवजात शिशुओं को दूध पिलाने वाली महिलाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही मातृ वंदना योजना का लाभ उठाए। उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश में आज से पोषण माह भी शुरू हुआ है, जिसके तहत बच्चों को पौष्टिक आहार व संतुलित आहार के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को पौष्टिक आहार देने के साथ ही पारंपरिक आहार की जानकारी भी दें। उन्होंने कहा कि बच्चों में अनीमिया और आयरन की कमी को दूर करने के लिए पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है और इसे बाल्यकाल से ही शुरू करने पर बल दिया जाना चाहिए। आज 1 सितंबर 2021 को हमने अपने जिला हेडक्वार्टर से हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई गई मातृ वंदना योजना के बारे में जागरूकता अभियान को छेड़ने के लिए यहाँ से एक महिलाओं की और बेटियों की रैली को हरी झंडी दिखाई है और सभी को इस रैली के द्वारा ये संदेश दिया जाएगा कि मातृ शक्ति की जो सुरक्षा है, मातृ शक्ति की जो स्वास्थ्य है, जो उनका वेलफेयर है, ये हम सभी के लिए बहुत अहम है और हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी अहम एक चीज़ है। और हम आशा करते हैं कि सभी महिलाएं जो गर्भवती हैं और जो होने वाली माताएं हैं या जिनके छोटे बच्चे हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, वो इस मातृशक्ति योजना, मातृ वंदना योजना का भरपूर लाभ उठाएं और अपने पोषण का, अपने स्वास्थ्य का देखभाल जो है भरपूर तरीके से। माह जो पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, उसका भी आगाज़ आज ही इस फ्लैग ऑफ रैली के साथ किया गया है और स्वस्थ रहना, अब पौष्टिक भोजन लेना और बचपन से ही सही डेवलपमेंट, जो फिज़िकल डेवलपमेंट के गोल्स हैं वो बच्चों का वो फुलफ़िल करना, ये बहुत एक अहम जो है एक मुद्दा है। और अगर हमारे बच्चे बचपन से ही पौष्टिक आहार और पौष्टिक भोजन से पलेंगे बढ़ेंगे तो आगे को वो हेल्दी इंडिविजुअल्स बनेंगे। हिम सिने सोसाइटी एक सोच संस्था के सचिव संजय सूद ने बताया कि भारतीय चित्र साधना के अंतर्गत आगामी 18, 19 और 20 फरवरी 2022 को भोपाल में चित्र भारती नेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस फिल्म समारोह के लिए प्रविष्टियां 1 सितंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक भेजी जा सकती है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान संजय सूद ने बताया कि समारोह में 4 वर्गों की फिल्म के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित है, जिसमें शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन और कैंपस फिल्म शामिल हैं। उन्होंने बताया कि शॉर्ट फिल्म की अवधि 30 मिनट या इससे कम, डॉक्यूमेंट्री की अवधि 45 मिनट, एनिमेशन फिल्म 5 मिनट या इससे कम और कैंपस फिल्म 20 मिनट या इससे कम की रहेगी। चित्र भारती द्वारा नेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल करवाया जा रहा है, उस संबंध में पोस्टर रिलीज करना और कैटेगरीज और टॉपिक्स के बारे में आप सब लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचना। तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि चित्र भारती नेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जो 18, 19, 20 फरवरी 2022 को भोपाल में आयोजित किया जाएगा,
और इस फिल्म फेस्टिवल में जो प्रविष्टियाँ हैं उसके लिए जो विषय हैं वो है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, जिन पे हम लोग फिल्म बना सकते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, स्वाधीन भारत के 75 वर्ष, अनलॉकडाउन, वोकल फॉर लोकल, गांव खुशहाल देश खुशहाल, भारतीय संस्कृति एवं मूल्य, इनोवेशन रचनात्मक कार्य, परिवार, पर्यावरण एवं ऊर्जा, शिक्षा और कौशल विकास, ये कुछ जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर फिल्म इनवाइट है जो फिल्म बना के भेजेंगे। और ये फिल्में जो हैं इनकी जो एंट्री है वो आज से शुरू हुई है और 30 नवंबर तक चलेगी। तो 30 नवंबर तक इन पर हम लोग शॉर्ट फिल्म बनाकर भेज सकते हैं। और जो हमारी कैटेगरीज हैं उसमें शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एनिमेशन फिल्म, कैंपस फिल्म, ये सब रहेंगी। उसमें शॉर्ट फिल्म में जो ड्यूरेशन रहेगा वो 30 मिनट और उससे कम, डॉक्यूमेंट्री 45 मिनट और उससे कम, एनिमेशन फिल्म 5 मिनट और उससे कम, और कैंपस फिल्म 20 मिनट और उससे कम। विशेष बात यह है इस फिल्म फेस्टिवल के कि इस फिल्म फेस्टिवल में जो पुरस्कार है उसमें नगद पुरस्कार है। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 50,000 रुपये। इस तरह का वर्गीकरण होगा पुरस्कारों में। अलग अलग फिल्म्स के लिए अलग अलग श्रेणी के पुरस्कार रहेंगे और प्रशस्ति पत्र रहेगा। इसमें जो एंट्री है वो बहुत ही नॉमिनल है, बहुत कम है। हम अगर इस संबंध में हमारी जो वेबसाइट है www.chitrabharati.org, हम इसे खोलकर संपूर्ण जानकारी फिल्म फेस्टिवल के बारे में, प्रविष्टियों के बारे में और जो भी जानकारी है हम इसके माध्यम से ले सकते हैं। और ये एक बार पुनः मैं सभी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आज से प्रविष्टियाँ आरंभ है और 30 नवंबर तक हमारी जो इसमें एंट्रीज रहेंगी वो हमारे जो नवोदित फिल्म डायरेक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मीडिया के लोग हैं या हमारे जो इंस्टीट्यूशनल मीडिया इंस्टीट्यूशनल हाउसेज हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे फ्रीलांसर हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करें। चंबा जिला मुख्यालय में दिन प्रतिदिन पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है। हालांकि नई पार्किंग भी बनाई जा रही है, लेकिन निर्माण कार्य काफ़ी धीमी गति से चला है, जिसकी वजह से लोगों को अपने वाहन पार्क करने में काफ़ी परेशानी पेश आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्किंग की सुविधा न होने से मजबूरन सड़क के किनारे वाहनों को पार्क करना पड़ता है, लेकिन वहाँ भी पुलिस द्वारा चालान काटे जाते हैं। लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन से समस्या के जल्द स्थायी समाधान की मांग की है। हमारी समस्या ये है कि क्रिया में पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। कोई भी पार्किंग देख लिया, अब दोनों साइड गाड़ी लगी हुई है, लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब भी कोई सामान लेना होता है दुकान से तो गाड़ी लगाने की बहुत दिक्कत है। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि पार्किंग की सुविधा करवाई जाए और जिससे कि लोगों को आवाजाही चलती रहे और परेशानियाँ ना आए लोगों को, और अच्छा माहौल रहे हमारे यहाँ। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लोगों का आने जाने में दिक्कत है। कई बार जाम लग जाता है, कोई बीमार होता है, कोई दुखी है तो उसको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द पार्किंग खोली जाए क्रिया में। समस्या आ रही है सर, पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। जो गाड़ी जो जाम लग जाता है, जैसे ये देखिए बस आ रही है तो इससे जाम लग जाएगा। जो हमारी गाड़ी का सामान लेने के लिए गांव से या ग्रामीण जो लोग यहाँ से आते हैं उनका जो साइड में गाड़ी लगाते हैं वो चलाने वाले ट्रैफिक वाले चालान कर देते हैं और कोर्ट कचहरी का जो है चक्कर लगाना पड़ता है। इससे मेरा प्रशासन से ये अनुरोध है मीडिया के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो है पार्किंग की समस्या जल्द से जल्द जो है वो बहाल की जाए। पार्किंग का तो एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि साइड में ऐसे लोग गाड़ी खड़े कर देते हैं तो आने जाने में तकलीफ़ तो होती है। इसके अलावा एम्बुलेंस वगैरह जाने आने में भी बहुत तकलीफ़ होते हैं, एक्सीडेंट भी कभी कभी हो जाते हैं। तो इसीलिए पार्किंग सही से होना चाहिए ना, क्योंकि इधर तो ऐसे गैरेज का बंदोबस्त किसी के घर पे है नहीं, लोग यहाँ वहाँ गाड़ी खड़े कर देते हैं। तो सरकार से मांग है इधर पार्किंग के सुबंदोबस्त कर दे, क्योंकि इससे हम आम जनता के थोड़ा चलने फिरने में सुविधा हो जाए, एक्सीडेंट के इशू ना हो, यही मांग है सरकार से। उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण माह और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह की शुभारंभ रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने बताया कि पोषण माह 1 से 30 सितंबर तक और प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह 1 से 7 नवंबर तक मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। आज जो पोषण माह 1 सितंबर से शुरू हुआ है और 30 सितंबर तक चलेगा, इसकी शुरुआत की गई। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का सप्ताह जो है वो 1 से शुरू हुआ और 7 तक चलेगा।
आज तक बिलासपुर जिला में लगभग 10,670 लोगों को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ दिया जा चुका है और उम्मीद करता हूं कि ये जो अभियान आज शुरू हुआ है इसमें और भी जो बेनिफिशरी वो जुड़ेंगे और जो लाभार्थी हैं जो इस दोनों चीज़ों से जुड़े हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व पूर्व सीपीएस राजेश धर्माणी ने करोड़ों रुपए की निर्माणाधीन सेऊ कैट सिंचाई योजना में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। राजेश धर्माणी ने बताया कि निर्माण कार्य में स्थानीय नाले से निकाली गई बजरी और रेता इस्तेमाल किया गया है, जिसका वीडियो साथ लगते गाँव के कुछ जागरूक नागरिकों ने बनाया है। राजेश धर्माणी ने आरोप लगाया कि सत्ता संरक्षण प्राप्त ठेकेदार गुणवत्ता मानकों की धज्जियां उड़ाता रहा और दबाव में आकर विभाग ठेकेदार की लापरवाही को नजरअंदाज करता रहा। एक सिंचाई योजना जो मैंने जिसका शिलान्यास रखा था और 3.5 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होने थे। सेऊ और केट 2 गांव हैं हमारे। सेऊ जो है वो सेऊ पंचायत में है और केट गहर पंचायत में है। पहले तो इसका काम रोका गया, हालांकि नाबार्ड से स्वीकृत है और एक मुश्त पैसा जो है उसमें स्वीकृत होता है, इसमें फंड्स की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन चुनावों के वक्त जो है एक दुष्प्रचार किया गया कि इसमें पैसे नहीं हैं और इसको लगभग 3 साल तक इसका काम शुरू नहीं होने दिया। लेकिन अब चुनाव के नज़दीक आते ही जैसे इसका काम शुरू हुआ तो अब जो वहाँ निर्माण सामग्री प्रयोग में लाई गई वो साथ लगते ही जो नाला जिसके ऊपर चेक डैम लगा रहे हैं उसी नाले से जेसीबी से उखाड़कर जो है उसको बजरे और मिट्टी नुमा जो रेत है उसको जो है उसमें प्रयोग में लाया गया। और ये मुझे जानकारी जो है स्थानीय जो कुछ जागरूक लोग हैं उन्होंने इसका वीडियो बनाया, मुझे कॉल करके इसकी जानकारी दी और हमने मीडिया के जरिए जो है उसको हाईलाइट करने की कोशिश की है ताकि सरकार जागे और ऐसे जो ठेकेदार और अधिकारी हैं जिनका आपसी नेक्सस जो है और उनका पूरा राजनीतिक तौर पे उनको संरक्षण प्राप्त है, इसलिए कोई सुनवाई जो है वो आम आदमी की नहीं हो रही है। हालांकि जब ये काम किया जा रहा था तो स्थानीय लोगों ने अधिकारी और जो सत्तासीन नेता हैं उनके ध्यान में भी ये लाया था, लेकिन दुर्भाग्य से कोई कार्रवाई जो है इसके ऊपर नहीं की गई। पुलिस लाइन 2 सड़का में व्यापार मंडल के सदस्यों और पुलिस पब्लिक एसोसिएशन के साथ एसपी आकृति शर्मा ने हमीरपुर शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बैठक की। इस दौरान स्थानीय व्यापारियों ने एसपी के समक्ष ट्रैफिक जाम और पार्किंग की कमी से पेश आ रही समस्याएं रखी। एसपी ने समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं इस पर सभी की राय ली और मिलकर समाधान निकालने का आश्वासन दिया। बैठक के बीच पुलिस अधीक्षक आकृति शर्मा ने दुकानदारों को बाजार में सड़क किनारे अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। पुलिस लाइन 2 सड़का में व्यापार मंडल पुलिस पब्लिक एसोसिएशन के साथ एसपी आकृति शर्मा ने अहम बैठक का आयोजन किया। बैठक में हमीरपुर शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ साथ बाजार में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए रणनीति तैयार की गई। इस दौरान एसपी आकृति शर्मा ने बताया कि बाजार में मास्क न पहनने वालों के चालान भी किए जाएंगे और बैठक में भी व्यापारियों से आह्वान किया गया कि वे लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक करें। व्यापार मंडल अध्यक्ष अनिल सोनी ने बताया कि एसपी के साथ व्यापार मंडल की बैठक में शहर में अतिक्रमण की समस्या से लेकर दुकानदारों की बाकी समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को आश्वस्त किया गया है कि किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए हर समय व्यापार मंडल तैयार रहेगा। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में जागरूकता अभियान चलाकर भी लोगों को जागरूक करने के लिए योजना बनाई जा रही है। आज इंटरेक्शन हुआ है, उन्होंने अपने कुछ मुद्दे बताए हैं मार्केट से रिलेटेड, ट्रैफिक और पार्किंग से रिलेटेड। उन मुद्दों पे हमने इनके साथ काफ़ी गंभीर चर्चा करी है और मैं आशा करती हूँ कि जो हमने उनसे सहयोग की डिमांड रखी है कि हम लोग मिलकर हमीरपुर पुलिस और व्यापार मंडल मिलकर किस तरीके से लोगों को चलने के लिए और लोगों को पार्किंग में और ट्रैफिक में किसी भी तरीके से कोई समस्या ना आए, उसके लिए हम मिलकर काम करेंगे। इसी पर हमने चर्चा की। मास्क के लिए जो HP पुलिस एक्ट का सेक्शन 111 है, उसके तहत एक प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है उसका चालान किया जाता है। तो वही व्यापार मंडल के सभी सदस्यों के साथ चर्चा हुई कि आप सभी को प्रेरित करें और मिलकर एक हम जो मास्क जो लोग नहीं पहन रहे हैं उन्हें मोटिवेट करें किस तरीके से जो है मास्क पहनकर कोविड-19 से बचा जा सकता है।
और आपके जरिए मैं सभी से निवेदन करूंगी कि कृपया करके मास्क पहने, इससे आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में रहे। उन सभी को गाइडलाइन दी गई है कि काइंडली वो ऐसा ना करें, एंड जस्ट इन केस अगर ऐसा बार बार वो कर रहे हैं और मार्ग उसकी वजह से अवरुद्ध हो रहा है तो उसके लिए अकॉर्डिंगली जो भी हमारी प्रक्रिया है उसको हम फॉलो करें। बाजार में अतिक्रमण को लेकर अगर कोई बात होती है तो व्यापार मंडल हम लोग सारा एडमिनिस्ट्रेशन का पहले भी सहयोग करते आए हैं और आगे भी हमारा सहयोग जो है बरकरार रहेगा। तो मैडम को हमने अश्योर किया है कि व्यापार मंडल की तरफ से आपको जब भी कभी ऐसा कोई सहयोग की व्यापार मंडल की कोई आपको लगेगा तो हम आपके साथ हैं, और पहले भी हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने मिलजुल के काम किया है, आगे भी करेंगे। और एक हमने अपनी तरफ से इनको रिक्वेस्ट की है मैडम को कि मैडम ये जो चलान्स का जो इशू है, चाहे वो मास्क का है, चाहे वो ट्रैफिक के ऊपर था या ऐसा कोई भी इशू है, तो हमने उनको एक ही बात बोली है कि अपना एक अवेयरनेस कैंपेन एक ग्रुप में हम इनके साथ मिलकर के चला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो चलान से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम लोगों को अवेयर करें मास्क लगाने के लिए या गाड़ी अपनी प्रॉपर ढंग से लगाने के लिए, तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा जरूरी है। हमीरपुर में ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष अश्विनी कुमार और जिला युवा इंटक अध्यक्ष अमित रजत ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर लोक निर्माण विभाग मंडल हमीरपुर कार्यालय में कई अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। युवा कांग्रेस ने आरटीआई के तहत ली गई सूचना के आधार पर कई खुलासे किए हैं। युवा कांग्रेस का कहना है कि लोक निर्माण विभाग हमीरपुर में बिना टेंडर काम करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में बीते 15 जून को युवा कांग्रेस ने जिलाधीश हमीरपुर को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन आज तक इस पर कोई जांच और कार्रवाई नहीं की गई। विभाग में जो धांधली हो रही है, हमने जो 15 जून को डीसी साहब को भी सबसे पहले इसके बारे में ज्ञात करवाया था कि हमीरपुर जो लोक निर्माण विभाग में इसमें चरम सीमा पर धांधली हो रही है। और हमने जब आरटीआई डाली और हमने एक्शन साहब को बोला, और जब आरटीआई डालने के बाद हमें पता चला कि जो एक्शन साहब का ऑफिस है उसके नीचे जो एक डंगा लगा हुआ है, उसमें जो एससी साहब के जो ऑफिस है उसके नीचे जो डंगा लग रहा है, और उसकी आरटीआई हमने 23 जून को डाली थी। तो उसका हमें रिप्लाई आया कि 22 जून, 2 महीने बाद तो पहले रिप्लाई आया हमें। जब हम अपील में गए एससी साहब के पास, तब हमें इसका रिप्लाई आया जिसमें कि 22 जून को सीमेंट इशू हुआ 235 बैग, और 3 अगस्त को 305 बैग जो इशू हुए अपना जो वहाँ पे डंगा लग रहा है। तो उस डंगे का काम जो 2 महीने पहले ही हो चुका है। जो ये करंट फोटो है 22 जिस दिन हमने आरटीआई डाली थी 22 जून को, और 23 जून को, उस दिन का ये फ़ोटो है। और ये जो है लेटेस्ट फ़ोटो ये है। तो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि किस सीमा पर हमीरपुर में जो लोक निर्माण विभाग है जो पहले काम करवाया जा रहा है, उसके बाद जो टेंडर की प्रक्रिया हो रही है। अपने जो बीजेपी के चहेते हैं उनको काम दिए जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस जो है अगर नहीं अपने बिजनेस की भी मांग की थी, पहले डीसी साहब से भी हम मिले थे, तो उन्होंने बोला था कि हम इस मुद्दे पे बात करते हैं। तो आज तक ना डीसी साहब का कोई एक्शन हुआ, इनके ऊपर कोई कार्रवाई की हम अमल में लाई गई। और हमने जो ये स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं नीचे अपने बस स्टैंड के साथ जो लगे हुए हैं, उसकी भी हमने सीएम हेल्पलाइन पे कई बार इनको रिप्लाई दे चुके हैं कि ये जो काम है जो लाख डेढ़ लाख का काम होना था उसको 4.5 लाख में किया गया, जो कि कुछ समय बाद ही उखड़ गए हैं। तो उनको भी रिप्लेस ना किया गया। युवा कांग्रेस अब अगर नहीं डीसी साहब या विजिलेंस इंक्वायरी होती है तो हम जो है सड़कों पर उतरने पर गुरेज नहीं करेंगे। एससी साहब का जो ऑफिस है वहाँ पे हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जिला बिलासपुर के घुमारवी में 1 सितंबर को आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय पादप बोर्ड एवं आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत राज्य औषधीय पादप बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयुष आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर आनंदी शैली ने की, जबकि उपायुक्त
बिलासपुर पंकज राय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान जिला बिलासपुर के औषधीय पादप बोर्ड के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी वैद्य अभिषेक ठाकुर ने बताया कि आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत औषधीय पादप बोर्ड की किसानों के हित में बेहतरीन योजना है और वह योजना औषधीय पौधों की खेती के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करना इसका लक्ष्य है, जिसके लिए विभाग निरंतर प्रयत्नशील है और जिला बिलासपुर में किसानों को समय समय पर सूक्ष्म स्तर पर व बड़े स्तर पर कैंप का आयोजन करके इस बारे में प्रेरित किया जा रहा है और विभाग की औषधीय पौधों से संबंधित योजनाएं पहुंचाई जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिला बिलासपुर के लिए औषधीय पौधों की खेती की योजना में अश्वगंधा, शतावरी, सर्पगंधा, मुसली, तुलसी औषधीय पौधों को योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिस पर विभाग शुरुआती प्रोत्साहन के तौर पर अनुदान भी प्रदान कर रहा है और किसानों को समूह के माध्यम से इस खेती को करने के लिए समय समय पर आवश्यकता अनुसार हर संभव मदद कर रहा है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए उपायुक्त बिलासपुर ने बताया कि औषधीय पौधों की खेती भविष्य में स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और किसानों को इसे खेती के तौर पर अपनाना चाहिए, जिससे कि उनकी आर्थिकी भी मजबूत होगी और अपने आसपास भरपूर मात्रा में स्वास्थ्य की दृष्टि से औषधीय पौधे भी विशुद्ध रूप से उपलब्ध हो जाएंगे। उन्होंने औषधीय पौधों की खेती पर बल दिया। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव उत्सव पर हमारे आयुष विभाग, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश के सौजन्य से औषधीय पादप बोर्ड के अंतर्गत जो है वो आज यहाँ पे घुमारवी के प्रांजल रेस्ट हाउस में हमने जो है वो लगभग 60 किसानों को औषधीय पौधों की खेती हेतु जो है वो पौध वितरण का कार्यक्रम रखा था, जो कि अभी चल रहा है। इस कार्यक्रम में जो थे वो माननीय मुख्य अतिथि हमारे जिलाधीश महोदय आए थे, उन्होंने शिरकत की बतौर मुख्य अतिथि। एसडीएम साहिबान भी थे। तो हमारा एक लक्ष्य है कि जो भारत सरकार की जो योजना है आयुष आपके द्वार, तो उसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम हर्बल खेती को कैसे उजागर कर सकें, कैसे उसको प्रोत्साहित कर सकें और कैसे किसान इससे अपनी खेती को जो है वो अपनी आय को इससे दुगना कर सकें, वो हमारा मेन लक्ष्य है और उसी को लेके आज हम यहाँ जुटे हैं और भविष्य में भी जो है वो इस प्रकार के आयोजन हम विभाग के सौजन्य से करते रहेंगे। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।